नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन 319 की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द बेयर प्रोविजन इन द सेक्शन एंड देन आई वुड ट्राई टू आंसर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच अराइज फ्रॉम दिस सेक्शन। सो सबसे पहले, where in course of any inquiry into or trial of any offense it appears from the evidence that any person not being accused has committed any offense for which such person could be tried together with accused, the court may proceed against such person for offense which he appears to have committed। तो पहला सवाल तो यही आता है कि किस किस स्टेज पे सेक्शन 319 का यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले, जैसा कि क्लॉज 1 क्लियर करता है कि इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पे ही इसको यूज़ किया जा सकता है। दैट मीन्स ट्रायल इज व्हेन चार्ज इज फ्रेम्ड and judgment is delivered. The entire period between this is a trial period, and inquiry is stage before trial and after completion of investigation, right? So investigation की stage पे इस section को use नहीं किया जा सकता obviously, because जब तक पुलिस ने चार्ज शीट ही फाइल नहीं की है तो आप कैसे किसी व्यक्ति को एक्यूज्ड के साथ उसका ट्रायल चला सकते हैं? हाउ कैन यू ट्रीट दैट पर्सन एज एक्यूज्ड, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट स्टेज दिस सेक्शन कैन बी यूज्ड। एक और जो सवाल आता है दोस्तों, कैन अ सेशंस कोर्ट समन्स एन एडिशनल पर्सन टू ट्राई विदाउट कमिटल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 319? मतलब कि जो सेक्शन 193 है सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि सेशन कोर्ट किसी भी केस की कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक कि उसका कमिटल ना हुआ हो। तो इस रिगार्डिंग धर्मपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 2013, सुप्रीम कोर्ट 3018, मतलब कि इसकी जो साइटेशन है वो है AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट 3018 पेज नंबर। इस जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा दैट सेशंस कोर्ट कैन समन एडिशनल पर्सन टू बी ट्राइड विदाउट कमिटल प्रोसीडिंग बिकॉज दैट सेक्शन 193 opens with a non-obstant clause. So let us see what is section 193. It says, except as otherwise expressly provided by this court or by any other law for the time being in force. मतलब अगर किसी सेक्शन ने एक्सप्रेसली ऐसी पावर दी है तो वो एक्सरसाइज हो सकती है, राइट? No court of session shall take cognizance of an offence as court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by magistrate under the code. So अब यहाँ पे क्योंकि जो बार है वो उन केसेस के लिए है जहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेना चाहे, वो कॉग्निजेंस लेने की स्टेज नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि एक्सप्रेसली दिया गया है इसीलिए यहाँ पे कोर्ट कॉग्निजेंस इस एस्पेक्ट की ले सकता है, इस एस्पेक्ट पे कोर्ट डिसाइड कर सकता है सेशंस कोर्ट। नाउ लेट अस टेक द सेकंड clause of this section which says, now I am reading 319 subclause 2, where such person is not attending the court he may be arrested or summoned as the circumstances of the case may require for purpose aforesaid। तो अब अगर वो व्यक्ति कोर्ट में आ रहा है, ऐसा हो सकता है किसी किसी केस में कि किसी का नाम FIR में हो लेकिन चार्जशीट में उसको आरोपी ना बनाया गया हो, लेकिन जो एविडेंसेस हैं, जो साक्ष्य हैं
वो इंडिकेट कर रही हैं कि दैट दिस पर्सन इज गिल्टी या दिस पर्सन शुड बी ट्राइड एटलीस्ट, तो उस केस में भी कोर्ट समन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर पुलिस किसी को ये बेसिकली कोर्ट की पावर है। अगर पुलिस किसी को पैसे लेके ड्रॉप कर देती है या पुलिस अपना काम फेयरली नहीं करती है, तो क्या द कोर्ट द जज शुड अलाउ इनजस्टिस टू हैपन? when we can see that Mr. X has done the offense, it appears that Mr. X has done the offense, and police has not made him accused in the investigation, in the charge sheet filed by the police. So should court allow to let him go? No. This section gives the power to the court, that court can summon even if his name is not in FIR, not in charge sheet. Right? So this is subclause 2. Now subclause 3, any person attending the court, although not under arrest or upon summons, may be detained by such court for purpose of inquiry into or trial of the offence which he appears to have been committed. यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट आ रहा है, not as accused, as a witness, as a friend of victim, any person attending the court, although not under arrest or upon summons, may be detained by such court. कोर्ट उसको उसी वक्त कोर्ट में डिटेन कर सकती है for purpose of inquiry into or trial of the offence which he appears to have been committed. यानी कि अगर कोर्ट को लग रहा है कि इस आदमी ने किया है, तो कोर्ट उसको तुरंत वहीं कोर्ट में ही उसको डिटेन कर सकता है। राइट नाउ सब क्लॉज 4, where the court proceeds against any person under subsection 1, the proceeding in respect of such person shall be commenced afresh and witness reheard. यानी कि अब मुझे समझ आ रहा है कि इस आदमी ने ऑफेंस किया, अब मैं कभी भी इसको ट्राई कर सकता हूं, इवन इफ के पूरा ट्रायल खत्म हो गया और सिर्फ जजमेंट प्रोनाउंस करना बाकी है, तो भी जज को लगता है कि जरूरी है तो जज करा सकता है। इसके एस्पेक्ट पे विटनेस को दोबारा बुलाया जा सकता है और विटनेस को दोबारा सुना जा सकता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए, द केस मे प्रोसीड एज इफ सच पर्सन हैव बीन एक्यूज्ड पर्सन व्हेन द कोर्ट कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अपॉन विच इंक्वायरी और ट्रायल हैज कमिटेड। मतलब कि और हम यही समझेंगे कि जैसे कोर्ट ने इसकी कॉग्निजेंस तभी ले ली थी जब ये केस कमिट हुआ था। राइट तो अब एक जो सवाल है दोस्तों वो ये है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द क्राइटेरिया टू मेक अ पर्सन एक्यूज्ड इन दिस सेक्शन। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, काफी सारी जजमेंट्स हैं, कोर्ट ने ये कहा कि किसी को एक्यूज बनाने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि जो एविडेंसेस अभी हमारे पास हैं, जो कोर्ट में हैं, उसके बेस पे इफ दे ऑल गो अनरिबटेड दैट पर्सन कैन बी कमिटेड। अगर वो सारी जो एविडेंसेस हैं इफ दे आर नॉट रिबटेड, तो उस आदमी का कन्विक्शन हो सके, तो ये टेस्ट है कि उस आदमी को आप एक्यूज बना सकते हैं। मतलब कि अगर ट्रायल पे वो उन सब एविडेंसेस को रिबट कर दे, राइट, उसकी सेटिस्फैक्ट्री उसका आंसर आ जाए, तो वो बच जाएगा। अगर ये लगता है कि अगर इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आया, रिबट नहीं कर पाया, तो इसको सजा होनी चाहिए, ये इसका टेस्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, यूजफुल आपके लिए ये होगा वीडियो। अगर आपका सेक्शन 319 से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।